क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी कि 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 8 नींबू खरीदे और उन्हें 3 रुपए के 15 की दर से बेच डाले, यानी कि 3 रुपए में कितने नींबू बेच दिए? 15 नींबू बेच दिए। अगर 3 रुपए में 15 नींबू बेचे है ना, तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचे होंगे? 5 नींबू बेचे होंगे। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो अब आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं क्रय और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विक्रय और यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु। वस्तु तो यहाँ पर नींबू की है, यानी कि नींबू खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि जब वस्तु को क्रय किया गया है तो उसका मूल्य कितना था? 1। तो क्रय मूल्य तो 1 है, लेकिन 1 रुपए में वस्तु कितनी खरीदी गई है, यानी कि नींबू कितने खरीदे गए हैं? 8। तो इस तरह से हम यहाँ पर वस्तु के नीचे 8 लिख देंगे। अब दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि जब वस्तु को बेचा गया है तो रुपए तो यहाँ पर 3 है, लेकिन वस्तु कितनी बेची गई है? 15। तो यहाँ पर हम मूल्य के नीचे तो 3 लिख देंगे और विक्रय के सामने यहाँ पर 3 लिखेंगे और वस्तु कितनी लिखेंगे? यहाँ पर 15। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर अब हम आगे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? हमें तो ये पता लगाना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि वस्तु यहाँ पर कितनी खरीदी गई है? 8 और वस्तु बेची कितनी गई है? 15। लेकिन वस्तु तो बराबर ही होनी चाहिए ना, कि जितनी वस्तु खरीदी गई है उतनी ही वस्तु बेची जाए, तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। या फिर हम इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकालें और एक नींबू का ही विक्रय मूल्य निकालें, तो फिर पता लगाए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो। आप यहाँ पर उस तरीके को समझिए जिस तरीके से हम आपको प्रश्न को हल करवा रहे हैं। आप ऐसा करिए कि यहाँ पर जैसे कि ये वस्तुओं की जो संख्या है ना, इसको बराबर कर देते हैं, यानी कि जितनी वस्तुएं खरीदी गई है उतनी ही वस्तुएं बेची गई है। जैसा कि आपने देखा कि वस्तु खरीदी तो 8 है और बेची कितनी गई है? 15। तो यहाँ पर अगर हम 8 में 15 का गुणा कर दें और 15 में 8 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर जो वस्तु है ना वो 120 हो जाएगी, यानी कि 120 नींबू ही खरीदे गए हैं और 120 नींबू ही बेचे गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर 15 का गुणा किया है तो यहाँ पर मूल्य में भी 15 का गुणा करना होगा और यहाँ पर अगर 8 का गुणा किया है तो यहाँ पर मूल्य में 8 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि 1 गुणा 15 कितना होगा? 15 हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब आप इस तरह से समझिए कि 15 रुपए में 120 नींबू खरीदे गए थे, लेकिन 24 रुपए में 120 नींबू बेचे गए हैं। तो यहाँ पर वस्तु तो बराबर हो ही गई है। तो अब हम मूल्य से ही देख लेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आपको यहाँ पर ये समझ तो आ ही रहा है कि यहाँ पर लाभ ही हो रहा है। 15 रुपए में वस्तु खरीदी गई है और 24 में बेची गई है, तो लाभ यहाँ पर कितने का हो रहा है? 9 का हो रहा है। लेकिन हमें प्रतिशत में आंसर निकालना है, तो बट्टे में हम क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 15 का है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 3 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 5, 5 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कटेगा 20 बार और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60%। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये लाभ प्रतिशत का आएगा, 60% लाभ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक हवाई जहाज 3 घंटे में 510 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 सही 1/5 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए इसे किस गति से उड़ना चाहिए? तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हवाई जहाज जो है ना, वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? दूरी तो नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि एक निश्चित दूरी तय की जाती है। लेकिन चाल कितनी होती है? 510 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर आप मान सकते हो कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। आप देखिए कि दोनों कंडीशन से हमें समय का पता तो लग ही रहा है। यहाँ पर दूरी तो समान ही तय करनी है। आप ध्यान से समझिए कि ऐसा ही कहा गया है कि निश्चित दूरी तय की जाती है और अब इसी निश्चित दूरी को ही कितने समय में तय करना है? 10 सही 1/5 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए इसे किस गति से उड़ना चाहिए? यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि दो कंडीशन है, जहाँ पर दूरी तो समान है दोनों कंडीशन के लिए, लेकिन समय अलग अलग है और चाल भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन से समय तो पता लग ही रहा है कि आप देखिए कि पहली कंडीशन में जो समय है वो 3 घंटे का है। तो यहाँ पर हम समय का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहली कंडीशन का समय
समय कितना है 3 घंटे और दूसरी कंडीशन में समय कितना लगना चाहिए 10 सही 1/5 घंटे। तो ये मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है, इसको हम साधारण भिन्न में लिख लेते हैं। तो 5 का गुणा 10 से होगा तो 50 और 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 51/5। तो यहाँ पर हम 10 सही 1/5 के स्थान पर लिख सकते हैं 51/5। तो अब यहाँ पर हम अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये बट्टे में 5 लिखा हुआ है, ये बट्टे में 5 तो होना ही नहीं चाहिए अनुपात में। तो इस 5 को हटाने के लिए यहाँ पर हमें अनुपात में 5 का गुणा करना होगा। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर तो गुणा किया ही है, तो 3 पंच 15 और यहाँ पर आ जाएगा 51। अब आप देख सकते हो कि समय के बीच में जो अनुपात है वो कितना है 15:51 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समय का अनुपात कितना आया है 15:51। अब हम इसको सरल रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 3 के पहाड़े से तो कट ही रही हैं। 3 पंच 15 और यहाँ पर होगा 17 बार कटेगा ये। तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना आ गया है 5:17। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप ध्यान दीजिए कि दोनों कंडीशन से हमने समय का अनुपात निकाल लिया है। एक कंडीशन में हमें चाल पता है और दूसरे कंडीशन के लिए हमें चाल ज्ञात करनी है, यानी कि दूरी तो वही है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब 10 सही 1/5 घंटे में यही दूरी तय करनी है, यानी कि समान दूरी तय करनी है, तो हवाई जहाज को किस गति से उड़ना चाहिए, यानी कि हवाई जहाज की हमें स्पीड ज्ञात करनी है, लेकिन समय यहाँ पर दिया हुआ है। और पहली कंडीशन में तो हमें समय भी पता है और यहाँ पर हमें स्पीड भी पता है। तो ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर दो कंडीशन है और हमने समय का अनुपात ज्ञात कर लिया है और दूरी यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि दोनों कंडीशन में समान है, तो यहाँ पर हम चाल का अनुपात तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर ये समय का अनुपात हमने 5:17 निकाला है ना, तो समय के अनुपात को ही हम उल्टा लिख देंगे और वही अनुपात किसका होगा, चाल का अनुपात होगा। लेकिन ऐसा हम जब कर सकते हैं जब यहाँ पर दूरी समान दी हो तो, और दूरी तो समान ही दी है, तो यहाँ पर समय के अनुपात से चाल का अनुपात निकाला जा सकता है। समय के अनुपात को हम उल्टा लिख देंगे, जैसा कि समय का अनुपात 5:17 है, तो चाल का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 17:5। अब इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब ध्यान दीजिए आप कि हमें पहली कंडीशन से तो चाल पता ही है, और कितनी चाल है 510 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप देखिए पहली कंडीशन का जो यहाँ पर ये अनुपात दिया हुआ है चाल का, ये कितना है 17 यूनिट है, तो इसी की वैल्यू ही तो यहाँ पर 510 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। और हमें ज्ञात ये करना है कि दूसरी कंडीशन में चाल कितनी होगी, यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए कि जब 17 यूनिट की वैल्यू 510 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, तो यहाँ पर 17 में 30 का गुणा ही तो किया होगा, तभी तो 510 यहाँ पर आया है। उसी प्रकार यहाँ पर अनुपात में हमें 30 का गुणा करना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी कि दूसरी कंडीशन में अगर पूछा गया था कि किस गति से उड़ना चाहिए, तो वो गति यहाँ पर कितनी आई है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 3.2 मीटर और 75 सेमी है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा ये गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पर दिया क्या हुआ है, एक तो आधार दिया हुआ है, आधार कितना है 3.2 मीटर है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 75 सेमी दी हुई है। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का आधार यहाँ पर दिया हुआ है 3.2 मीटर, और यहाँ पर जो ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है 75 सेमी। तो त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, आधार कितना है यहाँ पर 3.2 मीटर है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3.2, और यहाँ पर आप देखिए ऊंचाई जो है वो सेमी में दी हुई है, तो हमें इसको भी मीटर में ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई हमने 75 सेमी तो लिख दिया, लेकिन बट्टे में अगर हम 100 लिख देंगे तो इस तरह से हम सेमी को मीटर में चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर दशमलव हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। यहाँ पर 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 4 के पहाड़े से यहाँ पर ये 32 काटा जा सकता है।
2 के पहाड़े से 8 को काटा जा सकता है और यहाँ पर अगर 4 गुणा 3 किया जाएगा तो 12 आ जाएगा और बट्टे में 10 भी है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.2 और यहाँ पर मात्रक हम लिखेंगे वर्ग मीटर। अब आप देख सकती हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1.2 वर्ग मीटर, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 15√3 सेमी है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। ऊंचाई का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है √3/2 और मल्टीप्लाई होता है ए यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा तो प्रश्न में दी हुई है, यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 और मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ये कितनी है, 15√3 सेमी है, तो यहाँ पर हम 15√3 लिख देंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर √3 का गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 15 भी है और बट्टे में क्या है 2। तो यहाँ पर 15 गुणा 3 कितना होगा, 45 होगा। 45 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22.5 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, 22.5 सेमी होगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखते हैं अंकित मूल्य। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु पर मूल्य अंकित किया, लेकिन किस प्रकार कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। तो अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं तो उस व्यक्ति ने वस्तु पर मूल्य अंकित कितना किया होगा जिससे कि उसे 28% लाभ हो। तो 28% लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को 128 रुपये में बेचा जाए। तो यहाँ पर वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया गया होगा, 128 रुपये अंकित किया गया होगा, तभी 28% का लाभ यहाँ पर हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्रय मूल्य मान लिया और प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 28% लाभ दिया हुआ था, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अंकित मूल्य निकाल लिया। लेकिन अब आगे प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा है। अगर व्यापारी जो है वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो 28% लाभ हो जाता, लेकिन दुकानदार ने क्या किया है, 15% की छूट दी है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उस वस्तु को बेचा है। तो अब हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि 28% लाभ तो अब होगा नहीं, क्योंकि अब 128 पर हमें 15% की छूट भी देनी है और हम ये पता लगाते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हमें 128 का 15% निकालना होगा और ये पता लगाना होगा कि छूट कितने रुपए की दी गई है। तो यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर हम 4 के पहाड़े से काट सकते हैं, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 32। 32 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 96 और 96 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 19.2 रुपये की यहाँ पर छूट दी गई है। अगर यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य 128 है और छूट यहाँ पर दी गई है कितने की, 19.2 रुपये की। और अब हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 128 में से हमें 19.2 रुपये घटाने होंगे, जिससे कि हमें ये पता लगे कि 128 रुपये तो वस्तु का अंकित मूल्य है, लेकिन वस्तु बेची कितने में गई है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना विक्रय मूल्य आएगा, 108.8 रुपये आएगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है। 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, 100 रुपये में वस्तु खरीदी गई है और बेची कितने में गई है, 108.8 रुपये में वस्तु बेची गई है। तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से समझ सकते हो कि यहाँ पर लाभ हो रहा है और कितने का लाभ हो रहा है,
8.8 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 8.8 रुपये का तो लाभ हो रहा है, बट्टे में हम क्रय मूल्य लिखेंगे। कितना है क्रय मूल्य, 100 माना है हमने, तो 100 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8.8%। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 8.8%, तो यही सही आंसर होगा।